हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हम एक्सरसाइज 5.4, साथ में 4.3 और दोनों ही बेटा एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज थी। यानी कि डिटर्मिनेंट की जो थी वो 4.3 डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन और मैट्रिक्स की एप्लीकेशन थी 5.4 जो हमने स्टार्ट की थी। तो 5.4 को आगे बढ़ाते हैं। मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया 5.4 को। किसी भी बोर्ड में आप सम देख सकते हैं, उसका हाईएस्ट मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें गिनती है बेटा उस एक्सरसाइज की। तो अच्छे से आपने रिवाइज करनी है। वो मैं आपको बता चुका कि कैसे कैसे सोल्व करना, अपने मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके लीनियर सिस्टम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। और दो तरह के सिस्टम बताए मैंने आपको, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो फिलहाल मैंने आपको करवाया है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस को लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। तो उसको आगे बढ़ाते हुए बेटा एक सम और लेता हूं मैं उसका, और सम है 5th का सेकंड पार्ट। तो ये है 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 2/x प्लस 1/y minus 3/z, and next one is 1/x plus 1/y plus 1/z equal to 2, and x, y, z all are not equal to 0। तो आपने क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इस लीनियर सिस्टम को सोल्व करना है। तो 10th क्लास में आते थे आपके पास ऐसे सम, लेकिन वो 2 वेरिएबल में होते थे। फिलहाल है ये 3 वेरिएबल का। लेकिन सेम इसी टाइप के जो आया करते आपके 1 के लोअर पार्ट में, यानी कि 2 के लोअर पार्ट में, 3 के लोअर पार्ट में, यानी कि कुछ भी किसी के भी लोअर पार्ट में जैसे आपके सामने वेरिएबल आ जाते थे, तो आप उसको अपर पार्ट में कन्वर्ट किया करते। कैसे करके, 1/x को आप पुट कर दीजिए a, 1/y को पुट कर लीजिए आप b, एंड 1/c को पुट कर लीजिए, 1/z को पुट कर लीजिए c। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 4। नेक्स्ट आ जाएगी 2a प्लस बी माइनस 3c इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आ जाएंगी आपकी। अब आपने a b c की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो कैपिटल X को मैं लेट कर लेता हूँ a b c, एंड कैपिटल B मैट्रिक्स जो है उसको लेट कर लेता हूँ मैं 4 0 2। और उसके बाद जो A मैट्रिक्स है बच्चों, उसको लेट कर लेते हैं हम 1 -1 और 1, 2 1 और -3 और 1 1 और 1। ठीक है ना। यानी कि A मैट्रिक्स क्या होगा, जो आपके वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स ही क्या होगा, A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ A in order that expand this matrix using first row। यानी कि फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, टेकिंग 1 कॉमन, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम। ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे आपके, दिस इंटू दिस माइनस दैट इंटू दैट। तो 1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है फिर माइनस का साइन लेना होता है, और माइनस का 1 यहाँ पर ले लिया आपने, यानी कि सेकंड एलिमेंट लेना है और माइनस के साथ लेना है। तो लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। नेक्स्ट टेकिंग 1 कॉमन विद पॉजिटिव साइन, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम 2 - 1 यानी कि 1। तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A 4, और ये आ जाएगा +5 और ये +1 यानी कि 10। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, therefore system is consistent and has unique solution। provided that x equal to A इनवर्स B। यानी कि सॉल्यूशन निकलेगा आपका A इनवर्स का प्रोडक्ट B के साथ करने से। तो in order to find A inverse we have to find first of all adjoint of A, and to find adjoint of A we need to find cofactors of A।
ए के कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं बच्चों पहले हम। तो फिलहाल मेरे पास 3 कोफैक्टर तो हैं ही बेटा फर्स्ट रो के, जैसे कि A11 क्या है मेरे पास 4, A12 क्या हो जाएगा -5, क्योंकि ये माइनर है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ओड, तो ये आ जाएगा -5। उसके बाद A13 क्या है आपका 1, A13 हो जाएगा 1। ये कोफैक्टर थे फर्स्ट रो के। अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल लेता हूँ मैं A21, इनके सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, ये हो गया -1 यानी कि -2, और साइन चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों का सम क्या है ओड। फिर A22 सेकंड रो का सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, ये बच गया ये और ये, यानी कि 1 और -1 0। नेक्स्ट है बच्चों A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल की, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बच गया 1 और +1 यानी कि 2, और साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ओड। जब भी इन दोनों का सम ओड होता है साइन चेंज करते हैं हम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 3 -1 यानी कि 2। उसके बाद A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल की बेटा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये हो गया 1 -1 0, और 0 का कोई साइन होता नहीं, चेंज नहीं करना आपने यहाँ पर। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल की, ये आ गया 1 + 2 यानी कि 3। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, देखो A21 मैंने किया, ये कैंसिल -1 -2 +2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, 1 -1 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया 1 और +1 यानी कि 2। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया 3 -1 2। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो बेटा कोफैक्टर निकल गए ये। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देता हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि इन कोफैक्टर से बड़े मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई 4 -5 1 और 2 0 -2 और 2 0 और 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद बेटा आपने निकालना है ए इनवर्स निकलेगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आप, तो ए इनवर्स आ जाएगा, ये 10 से डिवाइड कर दिया आपने इसको, ये है 4 2 2। उसके बाद -5 0 0, -5 0 0, ये रहा भाई। नेक्स्ट है बेटा 1 -2 3, और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी मैट्रिक्स है मेरा 4 0 2। यहाँ तक कैमरे की रेंज है या नहीं ये बताओ एक बार। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, चलो नीचे लिख देता हूँ बेटा ये लाइन 1/10 ये है, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स ए इनवर्स है यहाँ पर 1 -2 3 और 4 0 2। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 16 0 और 4 यानी कि 20, ये हो जाएगा -20 0 और 0 -20, ये हो जाएगा 4 0 और 6, 4 4 0 और 6 यानी कि 10। तो 10 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, 2 -2 और 1, तो ये आ गई बच्चों आपकी ए बी सी की वैल्यू, ठीक है ना। ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -2 और सी की वैल्यू आ गई बेटा 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल 1/2, y की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी, z की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी 1। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। ए बी सी की वैल्यू ये रख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू -2 तो +2 हो गई है, और सी की वैल्यू क्या आई है 1, ठीक है ना। ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या आई है 1।
तो बच्चों ये कोफैक्टर जो मैं चेक करने लग रहा था बेटा यहाँ पर, इसके ये कोफैक्टर मैंने चेक कर दिए थे 3 2 3 1। ये कोफैक्टर चेक कर लेता हूँ एक बार। 3 1 3 और -1 यानी कि 2, 3 2 यानी कि -3 और -2 -5। ये आया बेटा 5, ठीक है ना। ये कोफैक्टर है 5 A32 प्लेस पर। तो A32 प्लेस पर है यहाँ पर 5। देखिए एक बार थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया -3 -2 यानी कि -5, साइन चेंज किया तो 5। A32 प्लेस पर है 5, तो इसको अब कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में। तो ये है यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर है -505 -505 -505 और ये हो गया -20 0 और +10 यानी कि -10 और डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा -1। तो b की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू -1 यानी कि -1 का रेसिप्रोकल यानी कि -1। अब ये वैल्यू वेरीफाई करते हैं हम। यहाँ पर रखा मैंने 2, यहाँ पर रखा -1 और यहाँ पर 1 यानी कि 4। तो यानी कि करेक्ट आंसर है बेटा ये x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज से जो थोड़े से डिफरेंट हैं। यानी कि सेम क्वेश्चन ये है बच्चों कि जैसे इक्वेशन दे रखी है आपको, सीधा सीधा मेथड है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, ए इनवर्स निकालना, एक्स की वैल्यू होगी ए इनवर्स बी। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं अब एक्सरसाइज में जिसमें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 5वें चैप्टर में, जो क्लास में प्रूव किया था मैंने जिन प्रॉपर्टीज़ को, उन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ हैं इसमें, ठीक है ना। यानी कि उन प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट यूज होंगे। जैसे कि ए डैश का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का डैश, यानी कि इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे कि ए बी इक्वल टू आई, दैट इज ए एंड बी आर बोथ आर इन्वर्स ऑफ टू ईच अदर। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो मैंने बताई। ये प्रॉपर्टी यूज़ करवा के वो कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता है। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करवा के वो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं बेटा, सीधा सीधा ये। लेकिन बच्चे जो है वो केयरफुली रीडिंग नहीं करते स्टेटमेंट की, जिसके कारण उस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं वो। तो आइए उस क्वेश्चंस को और सोल्व कर देते हैं इस एक्सरसाइज में हम। 9th क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूं आपका। देखिए बाकी सभी क्वेश्चन सेम टू सेम है जो मैं करवा चुके आपको, और 7th क्वेश्चन और करवाऊंगा जो होमोजीनियस का लास्ट में, बिल्कुल होमोजीनियस का जो है वो लास्ट में करेंगे 7th सम। तो पहले 9th करवा देता हूँ मैं। 9th में जो है मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर में 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 और 3। ये है ए मैट्रिक्स। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करना आपने and use it solve the system of equation and use it solve system of equations x plus y plus 2z equal to 0 और x plus 2y minus z equal to 9 और x minus 3y plus 3z equal to -14। मैट्रिक्स मेथड है अपना टॉपिक और उसकी एक्सरसाइज है 5.4। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए क्योंकि जो सिंपल सम होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ लिख रखे है ये वाले सम जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो वो सभी एक ही टाइप के हैं। ए मैट्रिक्स लिया, बी लिया, एक्स लिया और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से आंसर निकाल दिया। इसमें करना क्या आपको, पहले तो आपने इसका इन्वर्स निकालना है और फिर उस इन्वर्स का यूज करते हुए इनको सोल्व करना है। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, इनको सोल्व करते समय इस मैट्रिक्स के इन्वर्स का यूज़ नहीं करते वो, तो उनको मार्क्स नहीं मिलते पेपर में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना आपने कि इसका जो इन्वर्स निकालें उसका यूज़ ना करें आप इसको सोल्व करते समय।
तो पहले तो इसका इन्वर्स निकालना है, जो सिंपल तरीके से निकलेगा, जो आप जानते हो अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटरमिनेंट मैं ले लेता हूँ, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो जाएगा 6 और -3 यानी कि 3। नाउ टेकिंग -1 कॉमन, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, 3 और +6 यानी कि 9। नाउ टेकिंग 1 कॉमन, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी कि -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 3 -9 -5 यानी कि 9 और -2 यानी कि -11, -14 + 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आना था ही बेटा, क्योंकि इन्वर्स निकलवाया है उसने इसमें, तो इन्वर्स तो निकलेगा ही। नाउ फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए मैं निकाल देता हूँ इसमें। ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करना था ही इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर मेरे पास ऑलरेडी हैं 3 और माइनर है इसका 9, कोफैक्टर हो जाएगा -9। A13 माइनर इसका -5, कोफैक्टर भी -5। अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं, A21 से लिखेंगे इसको। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल की, 3 + 1 यानी कि 4, साइन चेंज कर दिया। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल की, 3 और -2 यानी कि 1। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल की, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 2 -1 यानी कि 1, माइनस का 1, साइन चेंज कर दिया मैंने। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, -3 -2 यानी कि -5। उसके बाद A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, -3 -1 यानी कि -4, साइन चेंज किया +4। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया, 2 -1 यानी कि 1। A23 चेक करते हैं बेटा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल किया, ये हो गया -1 और -2 -3। हाँ वेरी गुड बेटा, तो ये आएगा -3। सेकंड रो थर्ड कॉलम किया तो ये -1 -2 -3 और फिर साइन चेंज कर देना इसका +3, ठीक है ना। बाकी सभी हैं सही, वेरी गुड। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? इनको ट्रांसपोज ले देंगे मैट्रिक्स का। वेरी गुड दिशा। तो बेटा कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले देंगे तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, -4 1 और 3, -5 4 और 1, इसका ले देंगे ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। 3 -9 और -5, -4 1 3 और -5 4 और 1। अब निकालना आपने इसका इन्वर्स, और इन्वर्स एक बार चेक कर लीजिए बेटा, आंसर 9th का फर्स्ट पार्ट है ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ ए जो कि है 3 -4 5, -9 1 और 4, -9 1 और 4, उसके बाद है -5 3 1, ठीक है आंसर। तो ये निकल गया ए इनवर्स। माइनस को अंदर ले जा सकते हो, देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस अंदर रहेगा। अब ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट में क्या करना है, इसका यूज करके आपने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर बेटा देखो, कैपिटल एक्स जो बनेगा, ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, x + y + 2z = 0 और x + 2y - z = 9 और x - 3y और +3z = -14। तो भाई कैपिटल X बन गए यहाँ पर x y z, और B मैट्रिक्स तो ये है ही 0 9 और -14। अगर मैं इसको A के साथ कंपेयर करूँ इसके साथ, तो इसके जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा ना, उसको मैं A' बोलूँगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर पहले मैं इसको A बोल देता हूँ, अब बनाता हूँ मैं इसको 1 1 2
और 1 2 -1 और 1 -3 और 3। अब ये देखो बेटा और ये देखो, इसका ट्रांसपोज ले रखे यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो क्या हो गया ए डैश लिखा जाएगा, इसको ए डैश लिख सकते हो या सी लिख लो। अब ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालना हमने, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि भाई ए डैश का डिटर्मिनेंट उतना ही होगा जितना ए का डिटर्मिनेंट होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी आपको। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या था -11, तो ए डैश का भी डिटर्मिनेंट क्या हो गया -11। तो सिंस ए डैश का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और यूनिक सॉल्यूशन हो गया उसका, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वैसे कैसे निकलता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी से, लेकिन यहाँ पर निकलेगा x इक्वल टू ए डैश इनवर्स बी से, ऐसे निकलेगा सॉल्यूशन। क्योंकि अब की बार जो मैट्रिक्स ए होता था उसको हमने ए डैश लेट किया है। अब यहाँ पर आपने दोबारा से इसके माइनर को फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको उसके, आपने डायरेक्ट ये यूज़ करना। देखो एक प्रॉपर्टी और मैंने करवाई थी आपको, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बेटा कि ए डैश का इन्वर्स और ए इन्वर्स का डैश दोनों क्या होते हैं, सेम, दोनों ही सेम होते हैं। तो ए इन्वर्स का डैश अब चाहिए मेरे को, ए इन्वर्स ऑलरेडी है मेरे पास, ये रहा, इसका बस ट्रांसपोज चाहिए मेरे को, आंसर आ जाएगा। 1/11 बाहर रहेगा एज इट इज़, ट्रांसपोज होगा केवल इसका -3 4 5 9 -1 -4 एंड 5 -3 और -1। ये आ गया ए डैश का ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और साथ में आएगा बी मैट्रिक्स है आपके पास, वो पहले लिखा था हमने 0 9 -14 9 -14, बस मल्टीप्लाई करनी रहती है। 1/11 इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 81 और ये -70, उसके बाद इसकी इसके साथ 0, इसके साथ -9, इसके साथ 42, -9 + 42, फिर इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ -36 और इसकी इसके साथ 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी ये, यहाँ पर आ गया 11 और यहाँ पर आ जाएगा 12 -9 यानी कि 3 यानी कि 33, और यहाँ पर आ जाएगा 6 -4 2 और 3 -1 2 यानी कि 22। तो x y z की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 2 1 3 -2। 11 से डिवाइड कर दूँ अगर मैं इसको, तो x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू होगी 3 और z की वैल्यू होगी -2। ये वैल्यू आपने वेरीफाई कर लेनी है यहाँ रख के, सही है ना। तो ये आंसर आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बस यही गलती करते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स का यूज़ वो करते नहीं, यानी कि प्रॉपर्टी यूज करते नहीं। वो एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि साथ साथ बच्चे की ये 2-3 जो प्रॉपर्टी ये भी रिवाइज हो जाएं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई आपकी यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई यहाँ पर, तो वैसे उसका इरादा ये रहता है कि प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो जाए साथ साथ और मैट्रिक्स मेथड भी सोल्व हो जाए, मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो जैसे स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लिखी हुई बेटा, उसको अच्छे से आपने रीड आउट करके फिर ही काम शुरू करना है। ये नहीं कि सीधा इक्वेशन देखी और सोल्व करना शुरू कर दिया उनको। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, वो है 10th सम। 10th देखो, 10th क्वेश्चन करवाता हूँ आपकी बार। 9th का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। देख लीजिए, जो मैट्रिक्स सिस्टम वो लीनियर सिस्टम दे रखा है उनसे जो ए बनेगा और जो गिवन ए है वो ट्रांसपोज है बेटा उसका, तो ठीक ठीक ऐसे ही होगा सारा। 10th में अलग ही बात यूज होती है, देखो इसमें जो सम दे रखे है उसमें डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने डिटरमाइन करना है। 1 - 1 2 और 0 2 -3 और 3 -2 4, -2 0 1
9 2 माइनस 3 और 6 1 माइनस 2 and use it to solve the system of equation x minus y plus 2z equal to 1, 0x plus 2y minus 3z equal to 1 and 3x minus 2y plus 4z equal to 2। सेकेंड वाली में था 2y माइनस 3z, x की टर्म मिस थी, उसमें मैंने उसका कोफिशिएंट 0 लिखकर उसको इंक्लूड कर लिया। अब देखो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करना आपने और उसके बाद इसका यूज़ करके आपने इस लीनियर सिस्टम को सोल्व करना है। तो वही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है। ये हो गया -2 -9 प्लस 12 -2 -9 और प्लस 12 यानी कि 1 आ गया। इसके साथ किया 0 -2 प्लस 2 यानी कि 0। फिर थर्ड कॉलम के साथ करनी है मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 माइनस 4 यानी कि 0। ठीक है ना, आइडेंटिटी बनेगा पक्का, ऐसे केस में आइडेंटिटी ही बनता है। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 0 18 माइनस 18 0। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 0 4 और माइनस 3 यानी कि 1। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0 -6 और प्लस 6 0। थर्ड रो की स्टार्ट करेंगे -6 -18 और प्लस 24 यानी कि 0। सेकंड कॉलम के साथ 0 -4 प्लस 4 यानी कि 0। थर्ड कॉलम के साथ 3 प्लस 6 और -8, 3 प्लस 6 9 और -8 यानी कि 1, और ये भी हो गया 1। तो यानी कि आइडेंटिटी आ गया। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नहीं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी आता है जब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों। तो बस आपका काम अब ख़त्म हो गया। यहाँ पर इन्वर्स आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत रही नहीं बेटा। अब आगे जो हम करेंगे काम, उसका जो ए बनाएंगे वो इन दोनों में से कोई न कोई हो जाएगा। तो इसका ए मैट्रिक्स हो गया। मैं यहाँ इसके कोफिशिएंट लिख लेता हूँ 1 -1 2 और 0 2 -3 और 3 -2 एंड 4 आ गया ना ये ए। अब बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 1 2 और एक्स मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, x y z, ये है। अब करना ये हमने कि ए का डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट्स डेफिनेटली क्या आएगा, नॉन जीरो। ठीक है ना, चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपने। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इनको आप ए और बी लेट कर लेना। ए इसको लेट किया, बी इसको लेट किया और ये आ गया 0। सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू आई एंड वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर बी जो है वो ए का इन्वर्स हो गया, यानी कि ए का इन्वर्स आ गया आपके पास। अगर ए ये है, इसको ए बोलते हो, तो ये ए का इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स हो गया इसका -2 0 1 और 9 2 -3 और 6 1 -2, ये आ गया ए का इन्वर्स। बस ए का इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट अब आंसर निकाल लीजिए x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, यानी कि दोबारा से इसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं। देखो ये लीनियर सिस्टम था, इसको मैंने ए लेट कर लिया, बी हो गया राइट साइड का कांस्टेंट और एक्स वाई जेड ये हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने तो आइडेंटिटी मिला मेरे को। अब मैं जानता हूँ आइडेंटिटी तब मिलता है जब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों। तो ये मैंने ए लिया था तो इसको भी ए रख दिया नाम इसका और इसका बी, तो ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया। लेकिन आइडेंटिटी तो ए का उसके इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट आता है, तो दैट मीन्स ए का इन्वर्स जो है ना वो बी हो गया। यानी कि अब आपको इसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं, इसका इन्वर्स आप यहाँ से उठा सकते हो, ये इसका इन्वर्स हो गया। बस अब आपने आंसर लिखना है केवल ए इन्वर्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करके। जबकि बच्चे इसको कैसे करते हैं, इनका प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं वो और इसका दोबारा से इन्वर्स फिर निकालते हैं, तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। जबकि काम डबल किया, इसमें तो काम कुछ भी नहीं किया, इसमें तो ए इन्वर्स हमने यहीं से उठा लिया डायरेक्ट, क्योंकि यूज़ करना था ना इसको। तो ये है 1 1 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसके साथ हो जाएगी -2, इसके साथ 0, इसके साथ +2, यानी कि
0। फिर सेकंड रो की करेंगे तो 9 और +2 और -6 यानी कि 11 - 6 5। फिर करेंगे थर्ड रो की तो ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी -4 यानी कि 7 - 4 3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लेते हैं एक बार, सही है ना। 0 - 5 हो गया ये और +6 हो गया 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ अलग थे इसमें भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें अलग बात। 11 सम भी ऐसा ही है, देखो ए बी का प्रोडक्ट करके आपने उस ए बी को यूज़ करना है। तो ए जो मैट्रिक्स है वही आपका यहाँ पर ए दे रखा है और बी उसका हो जाएगा इन्वर्स, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी ही आपका ए इन्वर्स है और ए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत रही नहीं आपको। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। देखो 3 सम हैं 12, 13, 14 और साथ साथ आपने R.D. शर्मा कॉम्प्रिहेंसिव की बुक अगर मिले तो उनसे भी इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है और साथ में NCERT से। अगर क्लास लगती है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा इनके, यानी कि जो R.D. शर्मा कॉम्प्रिहेंसिव में जो लैंग्वेज वाले सम हैं उनके, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 10th क्लास में होते थे, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन होती थी और एक लैंग्वेज में क्वेश्चन होते थे। लैंग्वेज को चेंज करते थे हम इक्वेशन में और उसके बाद उसको सोल्व करते थे। ठीक ऐसा ही सम है 12th, मतलब स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो लैंग्वेज में है, उससे आपने पढ़कर इक्वेशन बनानी है। जैसे कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1, यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जिनका सम क्या है -1। तो उन नंबर को लेट कर लिया मैंने x, y, z। स्टार्टिंग में यही लिख लेना, लेट 3 नंबर्स बी x, y, z अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + y + z = -1। नेक्स्ट है सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम, इनको ऐड करने से मिल जाता है 5। तो 0x और लिख लेता हूँ मैं ताकि कंप्लीट हो जाए इक्वेशन। नेक्स्ट लिखता है कि इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहले दूसरे नंबर के सम में से तीसरा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए देन वी गेट -1, तो -1 आ जाएगा। अब इन नंबर्स को फाइंड आउट करना आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके। तो भाई ए मैट्रिक्स हो गया आपका यहाँ पर 1 1 1 0 2 3 और 1 1 -1। बी मैट्रिक्स हो गया -1 5 -1 और एक्स मैट्रिक्स हो गया x y z। तो एक का डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं तो -2 -3 यानी कि -5। उसके बाद माइनस का 1 लेना आपने बाहर, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए तो ये आ गया 0 -3। फिर 1 लिया बाहर, ये रो कॉलम छोड़ दी 0 -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -5 + 3 -2 यानी कि -7 + 3 यानी कि -4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट एंड सोल्यूशन यूनिक एंड प्रोवाइडेड बाय x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकाल देता हूँ मैं पहले। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं -5 फर्स्ट कोफैक्टर, सेकंड कोफैक्टर 3 और थर्ड कोफैक्टर -2। अब A21 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल की, -1 -1 यानी कि -2 साइन चेंज कर दिया। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल की, -1 -1 -2। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल की, 1 -1 0 है ना। A23 A31 देखता हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल की, 3 -2 यानी कि 1। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल की, 3 -0 यानी कि -3 साइन चेंज कर दिया मैंने। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल की, 2 -0 यानी कि 2। ये कोफैक्टर हो गए। अब मैं डायरेक्ट जो है
इनवर्स लिख देता हूँ भाई। पहले यहाँ पर लिखता हूँ एडजॉइंट, और एडजॉइंट भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्रांसपोज करके। फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ -5 3 -2। सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ। थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ 1 -3 2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को -4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। अब x यानी कि जो आंसर है वो है a इनवर्स इंटू बी। ये a इनवर्स और b दे रखा है -1 5 -1। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 5 + 10 और -1। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -3 -10 और +3। फिर थर्ड कॉलम के साथ थर्ड रो की +2 +0 और -2। ये आ गया 15 -1 यानी कि 14। ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 0। 4 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो यहाँ पर आ जाएगा -7/2, यहाँ पर आ जाएगा 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -7/2, y की वैल्यू आ गई 5/2 और z की वैल्यू आ गई 0। वेरीफाई कर सकते हो यहाँ रख के, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है 13 सम। 2 schools P and Q wants to award their selected student on the values of discipline, politeness and punctuality. The school P wants to award X each, Y each and Z each for the 3 respective values. तो यहाँ पर तो आपने लेट भी करने की ज़रूरत नहीं है XYZ को, जैसे इसमें लेट किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर XYZ। अब की बार गिवन है कि X किस प्राइस की वैल्यू है, Y किस प्राइस की वैल्यू है, Z किस प्राइस की वैल्यू है। तो 2 स्कूल हैं बेटा P और Q, और फर्स्ट है डिसिप्लिन के लिए, सेकंड है पोलाइटनेस के लिए और थर्ड है पंक्चुअलिटी के लिए। XYZ रुपीज़ X Y एंड Z, यानी कि इतना अवार्ड देते हैं वो X रुपीज़ Y रुपीज़ और Z रुपीज़, ईच ऑफ द 3 रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ to its 3 to 1 students with a total of award money is 1000. The school Q wants to spend 1500 to awards to its 413 students on respective values. For the 3 values as before, if the total amount of the award for one prize on each value is 600 rupees, using matrices find the award money for each value. यानी कि जो स्कूल P है वो अपने 3 और 2 और 1 बच्चे को देता है, यानी कि डिसिप्लिन का अवार्ड देता है 3 बच्चों को, पोलाइटनेस के लिए 2 बच्चों को अवार्डेड करता है और पंक्चुअलिटी के लिए 1 बच्चे को। तो X रुपीज़ देगा तो 3 बच्चों को देगा वो 3X रुपीज़, और 1 को Y देता है तो 2 स्टूडेंट को मिलेंगे 2Y रुपीज़, और 1 को Z मिलता है तो 1 को मिलेगा Z रुपीज़, और टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है वो सारा 1000 रुपीज़ इन सभी बच्चों के ऊपर। जो स्कूल Q है वो 413 स्टूडेंट को प्राइज़ देता है, ये 413 को, यानी कि 4 स्टूडेंट ये हैं, 1 स्टूडेंट ये और 3 स्टूडेंट ये, तो ये आ जाएगा 4X, क्योंकि 1 स्टूडेंट को रुपीज़ X मिले तो 4 स्टूडेंट को 4X, ये Y रुपीज़, और 1 स्टूडेंट को Z मिलते हैं तो 3 स्टूडेंट को मिलेंगे 3Z, और ये अमाउंट देता है 1500 का टोटल अमाउंट सभी बच्चों को। लास्ट में लिखा है कि द टोटल अमाउंट फॉर अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू 600 रुपीज़। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू ऑफ 600 रुपीज़, यानी कि X के भी कितने हैं 600, Y के भी कितने हैं 600 और Z के भी कितने हैं 600, तो X + Y + Z कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा केवल, क्योंकि सभी का टोटल जो है ना एक के का टोटल 600 है,
इसमें लिखा है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू ₹600, यानी कि सभी का जो टोटल प्राइज है ईच वन लेकर, तो वो उनको सम ऐड करे तो वो आ जाएगा 600 के इक्वल। बस आपने XYZ की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। और नेक्स्ट इसमें जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू ऑफ ₹600। तो इसको सोल्व करें अगर बेटा हम, तो सोल्व आप कर सकते हो। मैंने कितने सम करवा दिए, सारे ऐसे ही करने हैं। तो प्राइस आपके आ जाएंगे, मैं आंसर देखकर बोल देता हूँ। देखो, डिसिप्लिन के लिए ₹100, पोलाइटनेस के लिए ₹200 और पंक्चुअलिटी के लिए ₹300 रिस्पेक्टली। ठीक है ना। इनको सोल्व करेंगे तो आप मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट में लिखा है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 वैल्यूज सजेस्ट वन मोर वैल्यू फॉर अवार्ड, यानी कि इन 3 वैल्यू की बजाय कोई स्कूल क्या और अवार्ड दे सकता है बच्चों को, ताकि वो मोटिवेट हो जाएं। तो अपनी तरफ से डिफरेंट आंसर लिख सकते हो आप, बहुत सारे आंसर हैं। ठीक है ना। किसी भी अच्छी बात के लिए अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक वाले ने जो लिखा है इसमें, अपार्ट फ्रॉम डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी, द स्कूल मस्ट इंक्लूड एन अवार्ड ऑफ सिंसियरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सिंसियरिटी के लिए भी दे सकता है, काइंडनेस के लिए दे सकता है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसका 14 सम। The management committee of a residential colony decided to award some of its member say X for honesty के लिए ₹X, say Y for helping others, and supervision, good supervision for Z। यानी कि मैनेजमेंट है कमेटी ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर ₹X फॉर ऑनेस्टी, Y फॉर हेल्पिंग अदर्स एंड Z फॉर सुपरविजन द वर्कर टू कीप द कॉलोनी नीट एंड क्लीन। द सम ऑफ ऑल अवार्डीज इज ₹12। तो इन तीनों का जो सम है वो है ₹12। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाती है ये। 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का 3 टाइम्स, कोऑपरेशन है यहाँ पर ये, एंड सुपरविजन एडिड 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज ऑफ कोऑपरेशन एंड सुपरविजन। कोऑपरेशन और सुपरविजन का जो सम है उसका 3 टाइम्स, एडिड टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवार्डीज ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी वाले के 2 टाइम्स में अगर ऐड कर दिया जाए तो ₹33 हो जाते हैं। इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ अवार्डीज फॉर ऑनेस्टी एंड सुपरविजन इज ट्वाइस द अवार्डीज ऑफ द हेल्पिंग अदर्स, यानी कि इन दोनों का जो सम करें हम, if the sum of the numbers of awardees of honesty and supervision, यानी कि X plus Z, is twice the number of awardees of helping others, यानी कि ये ट्वाइस है Y का, इसका ट्वाइस, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल लिख दिया। तो ये इक्वेशन होगी बेटा आपके पास। अब आप सोल्व कर सकते हो आराम से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ईजी मैंने इसलिए बोला, कोफिशेंट बिल्कुल छोटे छोटे कोफिशेंट है इसमें। देखो, इतने बड़े कोफिशेंट है नहीं कि कैलकुलेशन बढ़ी जाए। ये है x - 2y + z = 0, तो आराम से सोल्व किया जा सकता है। अब मैं आपको होमोजीनियस सोल्व करवा देता हूँ। ये थे सारे नॉन होमोजीनियस, हाँ ये नॉन होमोजीनियस थे बेटा सारे, है ना। तो अब मैं होमोजीनियस करवा देता हूँ आपको, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम।
तो नॉन होमोजीनियस का मेथड आपको पता है ये। मैं एक पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y और माइनस या प्लस 5z इक्वल टू 7, कुछ भी ले लीजिए ऐसे। तो ये है नॉन होमोजीनियस। ये क्या है? ये भी नॉन होमोजीनियस। ये क्या है? ये भी नॉन होमोजीनियस। और ये क्या है? होमोजीनियस। यानी कि कम से कम एक बंदा इनमें से क्या हो? नॉन जीरो। कम से कम एक नॉन जीरो होगा तो ही क्या होगा? नॉन होमोजीनियस। और होमोजीनियस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सभी राइट साइड के कांस्टेंट को जीरो। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। तो वो ये है बेटा, उसका ही पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ मैं। 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। यानी कि सभी कॉन्स्टेंट अगर 0 होंगे तब उसका नाम पड़ेगा होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस को मैं याद दिला देता हूँ आपको, मैंने कैसे सोल्व किया था, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताए थे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताया था बच्चों, अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है बेटा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय x इक्वल टू a इनवर्स b। ये थी फर्स्ट कंडीशन नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। सेकंड थी, अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने की ज़रूरत है हमारे को। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाता है, वेरी गुड, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आ जाए बेटा तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल नहीं आता, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 नहीं आता तो नो सॉल्यूशन और सिस्टम इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये है भाई टोटल रिजल्ट जब आपका सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन पर डिपेंड करता है। अब होमोजीनियस की बात करते हैं बेटा। होमोजीनियस आपने यहीं से सीखना है और काफ़ी इजी बना देना है उसको। देखो उसको इतना इजी बना देंगे हम कि होमोजीनियस अगर मिलेगा ना तो उसको सोल्व ही ना करना पड़े, डायरेक्ट आंसर बता दो। ठीक है ना, जैसे इसको आपको सोल्व करना पड़ता है, चाहे कोई भी अगर कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन में भी सोल्व करना पड़ेगा, इनफाइनाइट में भी सोल्व करना पड़ता है, इवन देन नो सॉल्यूशन में भी एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा और बी के साथ प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जबकि होमोजीनियस को मैं इतना आसान बना देता हूँ कि कुछ करना ही ना पड़े आपको। तो वो कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर देखो 3 1 -2 -1 जेड का कोफिशिएंट 1 -1 और 5 और 2 1 और -2। ठीक है ना। अब केवल आपने एक टर्म चेक करनी है यहाँ पर, ए का डिटरमिनेंट। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है या फिर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यही बात हो सकती है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है बेटा तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी निकालने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, तीनों की वैल्यू 0। और ए का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए तो क्या करना है, जेड को के लेट कर लेना है यहाँ पर और यहाँ पर, किन्हीं दो जगह। जैसे मैंने यहाँ लेट कर लिया 3x प्लस वाई इक्वल टू के और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5k। और 10वीं क्लास में जैसे एलिमिनेशन से निकालते थे ना, ऐसे इसको सोल्व किया, ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा -4, x की वैल्यू -4/4 आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1। वो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, k के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। ये भले ही ना आई हो लेकिन y की वैल्यू k के रिस्पेक्ट में आ सकती है, और ना भी आई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होमोजीनियस केवल ऐसे सोल्व करना आपने। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा इसलिए हुआ, देखो ये तो इससे मिलता जुलता है ही कि भाई नॉन होमोजीनियस में भी एक एडिटमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। अब ये भी उसमें था कि एक एडिटमेंट या तो जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, ये भी पक्का है, ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब ये केस देता हूँ मैं, अगर एक एडिटमेंट जीरो नहीं आया तो फिर आंसर कैसे निकलता था उसमें, बताओ। हाँ, ए इनवर्स निकाल कर बी से मल्टीप्लाई करनी थी। अब ए इनवर्स कितना ही भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, बी तो क्या है यहाँ पर, क्योंकि अगर होमोजीनियस होगा तो बी तो जीरो मैट्रिक्स होगा, और जीरो के साथ ये धुरंधर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपने भी डायरेक्ट लिखना है, करके नहीं दिखाना। ये एक एडिटमेंट अगर नॉन जीरो आए तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड तीनों क्या हो गए, जीरो। और एक एडिटमेंट अगर जीरो आए फिर हमने चेक करना पड़ता था एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई, या तो वो जीरो आती या वो जीरो नहीं आती। अब इस केस में तो डेफिनेटली जीरो आएगी वो, क्योंकि यहाँ पर आप एडजॉइंट ऑफ ए अगर लोगे और यहाँ पर अगर आप बी लेते हो तो एडजॉइंट ऑफ ए कितने भी बड़े नंबर हों उसमें उनको तो जीरो ही होना है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर, यानी कि ये केस कभी हो ही नहीं सकता। तो ये केस आ गया तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक एडिटमेंट चेक करो, वो जीरो आ जाए तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, वो जीरो ना आए तो यूनिक सॉल्यूशन, और एक्स वाई जेड तीनों क्या हो गए, जीरो। इसको ट्राइवल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन, इसको केवल इसको यूनिक को, क्योंकि इसमें तीनों सॉल्यूशन एक जैसे हो गए ना, 0 0 0, तो ट्राइवल सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको। इसको बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब आपने करना क्या है ये बता दूं मैं। होमोजीनियस मिलेगा, ए मैट्रिक्स बनाओ, बी बनाने की ज़रूरत है नहीं। एक एडिटमेंट अगर जीरो ना आए तो यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई जेड तीनों जीरो। एक एडिटमेंट अगर जीरो आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को निकालने के लिए वैसे तो मैंने 10th क्लास का मेथड आपको सजेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर वो 10th क्लास का मेथड ना लगाएं तो हम ठीक रहेगा, क्योंकि बुक एग्जामिनर लिखेगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड तो यूज़ किया ही नहीं हमने कोई भी सोल्व करने के लिए। तो उसमें क्या करना, आपने जेड को के लेट कर लेना है, कोई भी दो इक्वेशन में जेड को के लेट कर लेना है। आपकी बुक वाला करता है जेड को के लेट, मैं तो एक्स को भी के लेट कर सकता हूँ, वाई को भी और जेड को भी, मर्जी आपकी, आप भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि जेड को के लेट करना, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, कुछ भी किसी को लेट कर लो, के, एक्स को, वाई को, जेड को। तो हमने भी जेड को ही के लेट कर लिया और किन्हीं दो इक्वेशन में पुट कर लो, किन्हीं दो में। अब यहाँ पर 10th क्लास का मेथड मत यूज़ करो बेटा, क्योंकि 10th क्लास का मेथड यूज़ कर लेंगे तो हमने मैट्रिक्स मेथड को यूज़ नहीं किया यहाँ पर। जबकि नॉन होमोजीनियस में आप ऐसे केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें एक बार हम कर चुके मैट्रिक्स मेथड यूज, इसमें तो मैट्रिक्स मेथड हुआ ही नहीं यूज़। तो इसको दोबारा से आपने ऐसे करना, देखो ये हो गया 3 1 1 -1, और b क्या हो गया k -5k, और x हो गया एक्स वाई। तो आपने एक डिटर्मिनेंट निकालना है, ये आ जाएगा -3 -1 -4। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, नॉन होमोजीनियस बन गया ना, k की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो, k की वैल्यू जीरो है तो होमोजीनियस बन गया, k की वैल्यू जीरो तो एक्स वाई की वैल्यू भी जीरो, और k की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस बन गया। नॉन होमोजीनियस का आंसर ये होगा x = a इनवर्स b। तो a का इन्वर्स निकाल कर b के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी k के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बड़ा आसान है। 2 क्रॉस 2 में है, अगर देखो जैसे 2 क्रॉस 2 में है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना।
और एक इक्वेशन में पुट करोगे तो वहाँ पर मैट्रिक्स मेथड नहीं, सीधी y की वैल्यू आएगी। जैसे कि ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y को के ऐड करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें मैट्रिक्स मेथड यूज़ नहीं कर सकते चाह कर भी हम, ठीक है ना, लेकिन इसमें मैट्रिक्स मेथड यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 5.4 एलिमेंट बुक 12th स्टैंडर्ड की, जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो बेटा मेरे पास, ठीक है ना। तो इसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और साथ में मैंने बताया अगर स्कूल ओपन नहीं होते अभी तो आप आर.डी. शर्मा कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स लेकर कहीं से उसके भी ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सोल्व ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लैंग्वेज में ऐसे मिनिमम वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि आप वहाँ पर पजल हो जाएं। वैसे तो हिंदी भी आएगी उसकी, यानी कि ट्रांसलेशन भी आएगी साथ में पेपर में, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर, तो यहाँ मेहनत करना अच्छा है। तो ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज करो इसको।